अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीपीएससी लेक्चरशिप प्रिपरेशन सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और साथ साथ हमने लेक्चर नंबर 9 के साथ जो है हमने चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी कुछ जो पोर्शन है हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और कुछ रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास आज के हमने लेक्चर में करना क्या क्या है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पिछले लेक्चर्स में हमसे मिस हो गए थे, उनमें डाउट्स थे। बीट्स हमने नहीं पढ़ी थी, डॉपलर इफेक्ट देखेंगे और साथ हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे? क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप हमने देखा था, जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को हमने दोनों को रिलेशन देखना था। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप होती है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप। सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा ऑफ द क्लोज्ड पाइप विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक हो गया। इसके साथ हमने देखा था कि जो हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं वो होते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम होती है। तो वेव फ्रंट्स बेसिकली होते क्या हैं? सरफेस हैविंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम वाइब्रेशन, यानी कि एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सेम वाइब्रेशन पे हो, दोज आर नोन एज द वेव फ्रंट्स। और वेव फ्रंट्स की जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है और जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन जो है वो सेम होती है। ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि वेव फ्रंट जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ या लैम्डा भी तो फॉलोइंग रिमेन सेम, या ऑल भी दे देता है या नन भी दे देता है, या दो एक फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी दे के तो फिर वो बोथ ऑफ दीज भी दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी सनलाइट प्रोपोगेट। अच्छा, सनलाइट जो है ना वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आती है, लेकिन वेव फ्रंट डिफरेंट तरह के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल, एक होता है प्लेन। स्फेरिकल में ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा स्फेयर बनाएगा, यानी कि जैसे सेमी सर्कल होता है या वो आर्क होती है वैसे आएगा, और प्लेन में वो एक प्लेन फॉर्म में आएगा। तो जो सनलाइट है प्रोपोगेट तो वो करती है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में, लेकिन जो अर्थ तक पहुंचती है वो प्लेन वेव फ्रंट्स में अर्थ तक पहुंचती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज के लिए कि जो सनलाइट है वो प्रोपोगेशन जो है उसकी स्फेरिकल में हो रही है, बट अर्थ तक जब वो पहुंच रही है तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स में पहुंच रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में आपने बेसिकली देखना क्या है कि जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर, उसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली एप्लीकेबल है लाइट पे भी और साउंड पे भी। आगे जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि साउंड में भी हम इसको डिटेक्ट करते हैं। डॉपलर इफेक्ट के को जो है ना यूज करते हैं साउंड को डिटेक्ट करने के लिए, और लाइट के उसमें भी ना यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि राडार ये जो गैलेक्सी या स्टार है वो अवे जा रहा है, जो है ना वो करीब आ रहा है। कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट जी आपके पास जो आपका ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा, ठीक है, ये एक अगर ऑब्जर्वर है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर तो टूवर्ड द सोर्स मूव कर रहा है या फिर अवे द सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा वो किस वजह से होगा? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होगा। आपने कहा है कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो ऑब्जर्वर मूव करेगा, ठीक है, या फिर सोर्स मूव करेगा। जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा इट डजेंट डिपेंड कि वो टूवर्ड द मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम मूव कर रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी पे। किस पे? जो आपका ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी। ठीक है। लेकिन जब सोर्स जो है ना वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव करेगी, तब फ्रीक्वेंसी का चेंज किस पर डिपेंड करेगा? चेंज इन द वेवलेंथ। इसको हम बहुत आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट नोट्स को जो है वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो तब आपका फ्रीक्वेंसी चेंज रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होगा, बट जब सोर्स मूव कर रहा है तब फ्रीक्वेंसी चेंज आपका चेंज इन वेवलेंथ की वजह से होगा। तो नंबर ऑफ आपके पास केसेस हैं, जिसमें पहला ये है कि ऑब्जर्वर की मोशन है टू वर्ड द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। यहाँ पे हम साउंड को जो है ना वो एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको लाइट पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेकंड केस है जी व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ द साउंड, यानी कि ऑब्जर्वर इस केस में अवे मूव कर रहा है। थर्ड केस है जी अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है बट सोर्स मूव कर रही है टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है।
फोर्थ में सोर्स जो है वो अवे मूव कर रही है। फिफ्थ में सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सिक्स में सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। एंड सेवन में सोर्स फॉलोइंग द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर आगे आगे चल रहे हैं, सोर्स पीछे पीछे चल रही है। एट में जो ऑब्जर्वर इज फॉलोइंग द सोर्स एंड बोथ आर इन द मोशन, यानी कि सोर्स आगे है और ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे है। तो ये मोस्टली 8 केसेस हैं, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस जो है वो पहले 6 हैं। वो 6 केसेस में आपको बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट्स के साथ करवाऊंगी, और बाकी जो 2 रह जाएंगे उनके आपने जस्ट फार्मूलाज जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। उसकी वजह ये है कि सम टाइम उससे रिलेटेड कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो आ जाता है एमसीक्यूज में, तो आपको वो याद करना पड़ेगा, एल्स इनके कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, होप्स हो कि आपको ये स्लाइड विजिबल हो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो क्लियर इमेज दे सकूं। सबसे पहले कि आपका जो डॉपलर इफेक्ट है वो है क्या। द apparent change in the frequency due to relative motion of the observer or the source is known as a Doppler effect। ये डॉपलर इफेक्ट ये अगेन स्टेटमेंट ही है। पहले है जी ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड द सोर्स। ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड द सोर्स मूव कर रहा है। जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगी उसको मैंने v से डिनोट किया है, जो ऑब्जर्वर की होगी उसको मैंने u से डिनोट किया, u ऑफ ऑब्जर्वर से। आपको पता है कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है नॉर्मल, आपका कॉमनली फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा को निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मोशन में है। जब ऑब्जर्वर मोशन में है ना, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी, ये साउंड की फ्रिक्वेंसी जो इसको सुनाई दे रही है वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो प्राइम में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब आपके पास आता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको ये भी पता है, अगर आपने इस लेक्चर के सारे इस सीरीज के सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो सेकंड या थर्ड, आई डोंट नो कि कौन सा था लेक्चर, लेकिन सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने वी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जब एक ऑब्जर्वर जो दो जो अपोजिट चीजें हैं, जो दो वेलोसिटीज हैं वो अपोजिट हो, देन वी विल ऐड दोज वेलोसिटी। सेम इन द केस ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और इस साइड पे जा रही है। ठीक है, यानी कि साउंड की जो वो एक फ्रिक्वेंसी है वो इस साइड पर जा रही है, साउंड खुद मूव नहीं कर रही, लेकिन साउंड की फ्रिक्वेंसी इस साइड पे आ जा रही है। ठीक है। बट ऑब्जर्वर का जो है वो इस साइड में मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि बोथ फ्रिक्वेंसीज आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, जिसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है दैट विल बी एडेड। ठीक है। तो ये जो आपने v प्राइम लिखा था, ये v प्राइम आपने पहले ही बता दी है कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास एड अप हो जाएगी, v प्लस यू नॉट हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे डालेंगे, देन नीचे जो ये लैम्डा आया है आपका, इस लैम्डा की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल देंगे, यानी कि v प्लस यू नॉट, यानी कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई v इंटू एफ। ठीक है। और जो यहाँ पे v है ये नॉर्मली आपके पास 343 मीटर पर सेकंड की होती है, कुछ जगहों पे 340 भी दी हुई होती है। लेकिन अगर आप आपके पास गिवन नहीं है तो आप 343 यूज करेंगे। ठीक है। सम टाइम गिवन भी होती है, 338 होती है, 333 होती है, 330 भी गिवन होती है। ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एल्स अगर गिवन नहीं है तो यू हैव टू यूज 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस केस में क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग टूवर्ड द सोर्स है, उसको फ्रिक्वेंसी हायर सुनाई देगी। यानी कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसका हॉर्न बज रहा है और आप उसके पास 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 जा रहे हो, तो आपको हॉर्न की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। तो न्यूमिनेटर में ये एड अप हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट केस सेम इसी तरह का है, बस यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स में क्या हो जाएगा आपका, जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो अवे मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो सेम उसी तरह आप उसमें पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस यू नॉट इंटू वी। ये आपके पास इक्वेशन बी है। यानी कि जब आपका सोर्स यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है, तो जैसे जैसे दूर जा रहा है इसको वॉइस जो है वो कम सुनाई देगी। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है इसका वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल फ्रिक्वेंसी है वो भी इसकी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा।
सोर्स मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अब देखिए, आपको पता है कि आपके पास जो साउंड है, साउंड की कुछ ये वाली फॉर्म होती है जो उसकी वेव्स होती है, ठीक है। कंप्रेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन और फिर कंप्रेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके पास कंप्रेशन है, फर्स्ट कंप्रेशन है और ये सेकंड कंप्रेशन। वेवलेंथ आपको पता है कि वेवलेंथ फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट, फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, एल्स आप ये कहते हैं फ्रॉम रिफ्रैक्शन टू रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन टू कंप्रेशन। आपके पास जो है ये यहाँ से लेके ये वेवलेंथ होती है, या फिर ये जो है ये सारी वेवलेंथ है, ठीक है। तो आपके पास वेवलेंथ जो है एस इज इक्वल टू वी टी होता है। एस की जगह अगर आप लैम्डा लगाएंगे, वी की जगह अगर आप वी लगाएंगे और टी की जगह अगर आप टाइम पीरियड लगाएंगे, तो ये आपके पास ये चीज हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी हो जाएगी, पहले जो आपके पास ओरिजिनल है। बट आपने ये कहा है कि योर सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, यानी कि ये इस पॉइंट पे आ गई। जब इस पॉइंट पर आ जाएगी तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। यानी कि सोर्स का जो अब वेलोसिटी होगी वो वी एस हो जाएगी, और सोर्स की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा एस हो जाएगी। एक और चीज भी आप नोट करेंगे, जब ये कंप्रेशन यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा तो ऑफ कोर्स आपका लैम्डा शॉर्टर हुआ है। लैम्डा शॉर्टर होगा तो आपके पास अल्टीमेटली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है v इक्वल टू एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा। लैम्डा शॉर्टर हुआ है तो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे चेंज इन, मैंने आपको पहले डॉपलर इफेक्ट के स्टार्ट में बताया था, सोर्स जब मूव करेगा देन आपके पास जो फ्रिक्वेंसी चेंज होगा वो चेंज इन द वेवलेंथ होगा। तो ये है आपके पास चेंज इन द वेवलेंथ, इसको आप चेंज इन द वेवलेंथ भी लिख सकते हो, लैम्डा प्राइम भी लिख सकते हो। लैम्डा प्राइम आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज इन वेवलेंथ होगा। आपको पता है कि आपने सिंपल एक लार्जर चीज उससे स्मॉलर चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लार्जर चीज आपके पास वी टी है, माइनस वी एस टी आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी की जगह वन बाई एफ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा एफ प्राइम जी ओवर वी माइनस वी ऑफ एस। वी ऑफ एस का यहाँ पे क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आपकी सोर्स जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि ये वॉइस जो है वो हाई हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म से देखें तो वहां से भी क्लियर हो रहा है आपके पास वेलोसिटी जो है न्यूमिनेटर में ये डिक्रीज हो रही है। जब ये डिक्रीज होगी तो आपका ऑटोमेटिकली एफ जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है वो है जो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट इस केस में आपने क्या करना है, आपके पास जो चेंज इन लैम्डा आया है उसमें आपने इस सारे को मेजर करना, ठीक है। तो सारे को जब मेजर करेंगे तो ये आपका एडअप हो जाएगा, एडअप हो जाएगा तो वेलोसिटीज एडअप हो जाएंगी, जब वेलोसिटीज एडअप होंगी तो आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी। अवे मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि साउंड की जो वो है फ्रिक्वेंसी है वो लेस सुनाई देगी। यहाँ से भी पता चल रहा है डिनोमिनेटर आपका जो है वो इंक्रीज हो गया है। जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेड फ्रिक्वेंसी है डेट विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम सब इन केसेस को एक जगह, एक कंबाइंड जगह पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एन है ये मैंने कहीं से इमेज उठाया है, डायरेक्टली मैंने नहीं डाला, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये एफ प्राइम इसको आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी वी आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और वी ओ जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट ये वाला किया था, पहला केस ये वाला किया था, ठीक है, ये वाला। सेकंड केस हम लोगों ने जो है वो फोर वाला केस किया जिसकी कंप्लीट डेरिवेशन मैंने कराई है। थर्ड केस हम लोगों ने ये वाला किया है। फोर्थ केस हम लोगों ने ये वाला किया है। फिफ्थ केस है जिस द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन मोशन टूवर्ड ईच अदर। अच्छा, इसमें आपने दो केसेस को कंपाइल करना है। कौन कौन से दो केसेस को कंपाइल करना है? एक तो थर्ड को कंपाइल करना है विद फर्स्ट, ठीक है। तो थर्ड जब देखेंगे तो न्यूमिनेटर में v प्लस वी नॉट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखेंगे v माइनस वी नॉट। यहाँ पे वो चीज आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी एज इट इज साथ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन अवे फ्रॉम। अवे में क्या करेंगे, आप टू और फोर्थ का एडअप करेंगे, इसमें इसकी जो न्यूमिनेटर है v माइनस वी नॉट आ जाएगा, v ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब है जी द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन, सोर्स फॉलोइंग द ऑब्जर्वर। इसका मतलब है सोर्स अवे जा रही है, ठीक है,
सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ सोर्स फॉलोइंग द ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर जो है वो अवे जा रहा है और सोर्स उसको फॉलो कर रही है। इसमें आपने दो अगेन करने हैं कि जो ऑब्जर्वर है ये अवे है, ठीक है। एक तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा आएगा कि जो सोर्स है वो उसको फॉलो करेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट में ये आपका जो सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन, ऑब्जर्वर फॉलोइंग द सोर्स, इसका मतलब ये है कि सोर्स यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है सोर्स इज मूविंग अवे एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। इसमें आपने दोनों कॉन्सेप्ट को कंपाइल करके आपका जो फार्मूला आएगा वो होगा। पहले फोर केसेस अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो रिमेनिंग फोर्स को मेमोराइज करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो आपने वो बहुत ध्यान से याद रखनी है, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे आपने करना है कि अगर आपको पहले फोर केसेस बहुत अच्छे से आते होंगे देन रिमेनिंग फोर विल नॉट बी ग्रेटर इशू फॉर यू। इसमें ये होगा कि आप लोगों को यहाँ से फोर केसेस आते होंगे तो बाकी जो इक्वेशंस होंगी उनको कंपाइल करने में आसानी होगी। जो एक चीज आपने मेमोराइज करनी है वो ये है कि सोर्स की मोशन से वेवलेंथ चेंज होगी और ऑब्जर्वर की मोशन से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, एप्लीकेशन में मैंने आपको कहा था कि इसकी एप्लीकेशन साउंड के लिए भी यूज हो रही है और लाइट के लिए भी। तो राडार सिस्टम आपका एक सिस्टम है जिससे आप रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करते हो और रिसीव भी करते हो। लाइट में आपकी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी आ जाती है। एरोप्लेन अप्रोच, इफ द एरोप्लेन अप्रोचेस टूवर्ड द राडार, अगर टूवर्ड्स द राडार, अच्छा ये बात याद रखिएगा जब भी वो टूवर्ड्स ही कुछ चीज जाएगी, किसी दो चीजें आपस में करीब आएंगी तो डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो पहले वेवलेंथ इतनी थी अब वो वेवलेंथ इतनी होगी, यानी कि वेवलेंथ शॉर्टर होगी। आप ये कहेंगे कि जब आपका एरोप्लेन टूवर्ड द रडार जाएगा देन योर वेवलेंथ विल गेट शॉर्टर, अगर अवे जाएगा तो योर वेवलेंथ विल गेट लार्जर। इसका मतलब ये है कि रडार सिस्टम में आप डॉपलर इफेक्ट को यूज कर सकते हो। स्पीड ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल। स्पीड ऑफ सैटेलाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको जो है फ्रिक्वेंसी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। लैम्डा जो है वो आपको पता होगी, ये कैलकुलेट करेंगे, अब वो लाइट से आप उसको डिटेक्ट कर रहे होंगे, वहां से आप भी इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूला से सैटेलाइट की स्पीड भी फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। द डिटेक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द सबमरीन, ये तो आपके पास जो है ना वो स्पेस में आपके जो है ना एप्लीकेशंस आ गई हैं। बट आपके पास जो रिवर्स में या सीज में डीप सीज में आते हैं सबमरीन जो अंदर जाते हैं, कंट्रोल ऑफ द एंटी सबमरीन वेपन्स, जब क्योंकि आप इतने डीप में जाके इतना काम नहीं कर सकते हो या फिर आपको ये डायरेक्शन या इंफॉर्मेशन नीचे से बंदा ऊपर की तरफ जब देता है तो वो डॉक्टर इफेक्ट के थ्रू ही आपको देता है। पूरे डॉक्टर इफेक्ट के थ्रू एक सिस्टम होता है जहाँ से जो सब मेरिन्स अंदर डेप्थ में गए हुए होते हैं वो यहाँ से लेके सरफेस तक जो है वो सिग्नल पहुंचाते हैं, क्योंकि वॉइस तो नहीं पहुंच सकती, फिर इन सिग्नल के थ्रू उनको पता चलता है, यहाँ पे जो वेवलेंथ पहुंच रही होती है उन वेवलेंथ के थ्रू पता चलता है कि इनका सब मेरिन जो है वो यहाँ पर है या यहाँ पर है या इनसे बहुत दूर है। माइन हंटिंग में आपको पता चलता है कि जो आपके पहाड़ होते हैं या जहाँ पे आपकी माइनिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं वहां पे पता चलता है कि आपका माइनिंग प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये लोग वेवलेंथ को जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। डेप्थ मेजरमेंट ऑफ द सी, जब यहाँ से सी है, ठीक है, यहाँ से ये सिग्नल भेजेंगे और वापस जाएगा तो इसी सिग्नल को मेजर करके ये बताएंगे कि जो डेप्थ ऑफ सी है वो कितनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं बल्कि बीट्स रहती हैं। बीट्स है, बीट्स आपके पास क्या है जी, द पीरियोडिक राइज एंड द फॉल इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, या तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। एक वन मोर थिंग रिमेंबर कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है, राइज इंक्रीज फॉल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, ये कॉन्सेप्ट कहीं और भी आपने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, इंटरफेरेंस पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास बीट्स हैं उनमें इंटरफेरेंस का भी फिनोमेना हो रहा है due to the superposition of the two waves having slightly different frequency but moving in the same direction। जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनके एम्पलीट्यूड राइज या फॉल होगा, आपके पास बीट्स प्रोड्यूस होगा।
नंबर ऑफ द बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेनिंग फॉल्ट। यानी कि जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है ना, इनके जितने चेंज होगा, जितना डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस बताएगा कितनी नंबर ऑफ बीट्स आपके पास प्रोड्यूस होगा। When the difference between the frequency of the two sound is more than 10 hertz, then it become more difficult to revisionize the beats। यानी कि 10 hertz से ज्यादा होगा तो beats को जो है वो रिविजनाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स कैन बी फाइंड एज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट मैंने आपको बताया कि चेंज इन जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ कोर्स इसका ए आंसर होगा। What will the frequency of the bit when frequency is supposed to 56 into 6? इसका आंसर 4 होगा क्योंकि आपने चेंज फाइंड करना है। Beat is a phenomena which occur when the two frequency are the slightly same, nearly same। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास conceptual क्वेश्चन में कि two star strings A and B are playing a note and slightly out of the tune are produced with of 6 hertz। If the relay frequency A is 324 hertz, what will be the frequency of the B? आपको पता है कि आपने जो फार्मूला पढ़ा है, ये वाला फार्मूला F जो है F2 माइनस F1 और इसका ये जो इज इक्वल मॉड इनटू एन। यहाँ पे जब आप मॉड को खत्म करेंगे ना तो एन आपके पास पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। फिर आपने 320 को उस साइड पे ले जाके नेगेटिव करना है, पहले पॉजिटिव 6 में फिर नेगेटिव 6 में। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये फ्रिक्वेंसी भी आएगी और ये फ्रिक्वेंसी भी आएगी। इस केस में बोथ फ्रिक्वेंसी में भी पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट ये होगा कि जी आपके पास टेंशन वायर टेंशन टू 55 न्यूटन प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकंड when it touched with the fork, when intention changed to 56 Newton, it again tuned with the same tuning fork to the number of the beat remain unchanged, the frequency of the tuning fork will be। अब आपने टेंशन के साथ जो फ्रिक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना है। मैंने हिंट दे दी है कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो अंडर रूट ऑफ टेंशन के इक्वल होती है। तो आपने जहाँ से कैलकुलेशन करनी है, पहले आपने फ्रिक्वेंसीज को फाइंड करना है, दोनों फ्रिक्वेंसी और टेंशन को जो है निकालना है, फिर आपने यहाँ पे पुट करना है, देन आपने फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है जी ये नेक्स्ट है जी आपके पास टू डिफरेंट वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस बीट्स ड्यू टू। मैंने आपको बीट्स के स्टार्ट में बता दिए थे ड्यू टू इंटरफेरेंस। टू ऑब्टेन बीट मिनिमम डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी शुड बी, क्योंकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी 10 से ग्रेटर हो जाएगा ना तो आप बीट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मिनिमम डिफरेंस आपके पास 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 हर्ट्ज होना चाहिए। नेक्स्ट जी आप पर्सन ऑब्जर्विंग टू, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है आप, इसलिए मैंने आपको डाला और साथ ही मैंने हिंट्स भी दे दिए ताकि आप खुद से इनको कैलकुलेट कर सकें। A person is observing of the two train, each of the velocity 4 meter per second। दो ट्रेन्स हैं, दोनों की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। वन ऑफ द ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अच्छा ये है कि जो कहीं पे ऑब्जर्वर जी बैठा हुआ है, ठीक है, आप कंसिडर कर लें कि आपका ऑब्जर्वर जो है वो पर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से इसके पास आ रही है, ठीक है, वाइल द अदर ट्रेन इज मूविंग अवे। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, दो फ्रिक्वेंसीज वो सुन रहा है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ईच विसल मेड बाय द 240 हर्ट्ज। अब जो ट्रेन आ रही है उसकी भी 240 हर्ट्ज है और जो अवे जा रही है उसकी भी 240 हर्ट्ज है। ऑब्जर्वर दरमियान में कहीं बैठा हुआ है। आपने दोनों जो है ना केसेस लगाने हैं। जब सोर्स मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, when source moving away from the observer। ठीक है, then beats here by the observer will be। अब आपके पास दो फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी F1 और F2। देन आपने क्या करना है कि बीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आप ही छोड़ा कि आप लोगों ने खुद करना है ताकि आपका डॉपलर इफेक्ट भी क्लियर हो जाए और बीट्स वाला जो पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी अ फायर ट्रक विद 880 हर्ट्ज सायरन। उसका जो सायरन है वो 880 हर्ट्ज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 880 है। एज ए ट्रक अप्रोचेस ऑब्जर्वर ऑन द साइड वॉक, जैसे ही ट्रक जो है वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचता है तो ये 950 हो जाता है। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अप्रोक्सीमेटली व्हाट पिच डज द हेयर आफ्टर द ट्रक पास्ड अवे एंड मूविंग fast and move away? Assume the truck velocity remain constant and that the velocity of the sound is 40 meter per second। अब आपने इसको जो है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू जो है इसको फाइंड अप करना है कि
आपका जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो 880 है। जैसे उसके पास 9 आता है तो 950 हो जाता है। जब वो अवे चला जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, और दोनों की फ्रिक्वेंसी जो फाइंड आउट करके आपने इसमें से आंसर अपना कलेक्ट करना है। ये था हमारा आज तक का कुछ जो लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं उनके उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दें। ठीक है, अगर आपने पिछले अभी तक सीरीज नहीं देखी, इस सीरीज के पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, तो आप उनको सुन लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी न्यू वीडियोस पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।